नमस्ते। आज हमारे सामने भारतीय इतिहास और प्रशासन से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प सवाल हैं। नमस्ते। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ सही जवाब जानना नहीं है, बल्कि हर सवाल के पीछे की जो कहानी है, जो संदर्भ है, उसकी गहराई में उतरना है। बिल्कुल, ये एक तरह से ज्ञान की परतें खोलने जैसा है, जहां एक तथ्य हमें कई दूसरे तथ्यों तक ले जाता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरूर। पहला सवाल मध्यकालीन भारत के एक बहुत ही कुशल प्रशासक से जुड़ा है। शेरशाह सूरी। बिल्कुल। सवाल है, शेर शाह ने अपने साम्राज्य को शिक्कों यानी शिक्स में विभाजित किया, जो मुगलों के तहत किस प्रशासनिक विभाग के समकक्ष था? और विकल्प हैं ए सूबा, बी सरकार, सी मंडल या डी परगना। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये हमें दिखाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जड़ें कितनी गहरी हैं। तो इसका सही जवाब है बी सरकार। सरकार। जी। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि शेरशाह सूरी का प्रशासन कितना कितना व्यवस्थित था। उसने अपने पूरे साम्राज्य को 47 सरकारों में बांटा था। 47? हाँ, 47। अगर हम इसका पूरा ढांचा देखें तो सबसे ऊपर था साम्राज्य, ठीक है। उसके नीचे थी सरकार, फिर परगना और सबसे छोटी इकाई थी ग्राम यानी गांव। तो हर सरकार में कुछ अधिकारी भी होते होंगे? बिल्कुल, 2 मुख्य अधिकारी थे। एक शिकदारे शिकदारान, जो कि मिलिट्री मामले मतलब लॉ एंड ऑर्डर देखते थे। अच्छा। और दूसरे थे मुंसिफे मुंसिफान, जो न्यायिक मामलों के प्रमुख थे। तो अगर हम आज के दौर से तुलना करें तो सरकार एक जिले जैसा हुआ? एकदम सही। ये आज के जिले जैसा था, जो एक सूबा यानी प्रांत के अधीन होता था, और मुगलों ने इसी सिस्टम को आगे बढ़ाया। कमाल है। मतलब एक शासक की बनाई व्यवस्था सदियों तक चलती रही। जी। अब चलते हैं आधुनिक भारत की प्रशासनिक व्यवस्था की नींव पर, यानी स्टील फ्रेम पर। हाँ, भारत का इस्पात ढांचा। सवाल है, भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस और भारतीय पुलिस आईपी को किस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? विकल्प हैं ए 1945, बी 1947, सी 1946 और डी 1950। तो इसका सही जवाब है बी 1947, यानी भारत की आजादी का साल। 1947? जी। और इस बदलाव में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका वो बहुत बहुत अहम थी। उन्हें भारतीय सिविल सेवा का जनक भी तो कहा जाता है। बिल्कुल, उन्होंने ही इन सेवाओं को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। उनका मानना था कि यही वो ढांचा है जो देश को एक साथ जोड़े रखेगा। तो ये सिर्फ नाम बदलने जैसा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी मानसिकता का बदलाव था। आईसीएस वो इंपीरियल सिविल सर्विस थी। उसका काम था ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा करना। और आईएएस आईपीएस का काम? उनका काम था भारतीय जनता की सेवा करना। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था, और इसका संवैधानिक आधार हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में मिलता है, जो संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार देता है। चलिए, प्रशासन से थोड़ा हटकर अब कला और वास्तुकला की ओर चलते हैं। खजुराहो की तरफ। हाँ, सवाल है, भारत के मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण का श्रेय किस चंदेल शासक को दिया जाता है? विकल्प है ए विद्याधर, बी कीर्तिवर्मन, सी धंगदेव या डी यशोवर्मन। इसका सही जवाब है सी धंगदेव। हालांकि कुछ जगहों पर इसका श्रेय विद्याधर को भी दिया जाता है। अच्छा। हाँ, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादातर धंगदेव को ही सही माना जाता है। और ये मंदिर, इसकी शैली नागर शैली है ना? जी, ये नागर शैली का एक बेहतरीन, शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा अलंकृत भी। राजा धंगदेव चंदेल वंश के एक बहुत शक्तिशाली राजा थे, मुझे लगता है। बहुत शक्तिशाली। उन्होंने विश्वनाथ मंदिर समेत खजुराहो में कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। और खजुराहो के मंदिर अपनी खास मूर्तियों के लिए, हाँ, अपनी जटिल नक्काशी और विशेष रूप से कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। और ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। अब बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण अध्याय की, होम रूल आंदोलन। जी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना। तो सवाल है कि इस आंदोलन को शुरू करने से कौन से 2 प्रमुख नेता जुड़े थे? विकल्प भी बता दीजिए। हाँ, विकल्प हैं
ए. महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले, बी. एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, सी. जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, और डी. लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो इसका सही जवाब है बी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि ये आंदोलन दो अलग-अलग लीगों के माध्यम से चला। बिल्कुल, और ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम में अपनी लीग शुरू की, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में ज्यादा सक्रिय थी। सही। और फिर एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अपनी लीग शुरू की, जिसका कार्य क्षेत्र बाकी का भारत था। और तिलक का वो प्रसिद्ध नारा, स्वराज मेरा जन सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, वो इसी आंदोलन के दौरान दिया गया था। इन दोनों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए अखबारों का भी खूब इस्तेमाल किया है ना? जी हाँ, तिलक के थे मराठा और केसरी, और एनी बेसेंट के न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। इन अखबारों ने होम रूल की आवाज को घर घर तक पहुंचा दिया। चलिए बात करते हैं आजाद भारत की एक बहुत बड़ी चुनौती की, खाद्य संकट की। हाँ। सवाल है, खाद्य संकट से निपटने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। हरित क्रांति का प्रारंभिक ध्यान किस क्षेत्र या क्षेत्रों पर था? बहुत जरूरी सवाल है ये। विकल्प है ए. तमिलनाडु, बी. पंजाब और हरियाणा, सी. बिहार, या डी. उड़ीसा और असम। इसका सही जवाब है बी, पंजाब और हरियाणा। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक के अंत में हुई, शायद 66-67 के आसपास। जी, 1966-67 में। इसका मुख्य उद्देश्य था देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना। विश्व स्तर पर इसके जनक थे नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में इसका नेतृत्व किया MS स्वामीनाथन ने। इसका सबसे ज्यादा असर गेहूं पर हुआ था। हाँ, गेहूं के उत्पादन पर, जिसके लिए उच्च उपज देने वाले बीजों मतलब HVV सीड्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन पंजाब और हरियाणा को ही क्यों चुना गया? इसका एक बड़ा व्यावहारिक कारण था। देखिए, वहां पर सिंचाई की सुविधाएं और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पहले से ही बाकी राज्यों से बेहतर था। तो एक तरह से वो एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए सबसे सही जगह थी। बिल्कुल, ताकि नतीजों को जल्दी और असरदार तरीके से देखा जा सके। चलिए अब समय में और पीछे चलते हैं, भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव तक। मौर्य साम्राज्य। जी, सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश को उखाड़ फेंका था? विकल्प है ए. बिंबिसार, बी. चाणक्य, सी. मगस्थनीज, या डी. बिंदुसार। इसका जवाब तो शायद ज्यादातर लोगों को पता होगा, बी. चाणक्य। हाँ, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन असली कहानी इस जवाब के बाद शुरू होती है। ये सिर्फ एक राजा को हटाने की कहानी नहीं है, ये एक अपमानित शिक्षक के संकल्प की कहानी है। वो कहानी कि नंद राजा धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था। हाँ, और कहते हैं कि चाणक्य ने भरी सभा में अपनी शिखा खोलकर प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वो नंदवंश का नाश नहीं कर देंगे, उसे नहीं बांधेंगे। क्या बात है। उन्होंने एक साधारण युवक चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया और 321 ईसा पूर्व में उसे मगध का राजा बनाने में मदद की। और यहीं से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। जी। ये सवाल स्वतंत्रता आंदोलन के उस पल के बारे में है जब लक्ष्य ही बदल गया। पूर्ण स्वराज। जी, सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? विकल्प हैं ए. लखनऊ अधिवेशन 1916, बी. कैलकाटा अधिवेशन 1920, सी. लाहौर अधिवेशन 1929, या डी. कराची अधिवेशन 1931। सही जवाब है सी. लाहौर अधिवेशन 1929। ये एक ऐतिहासिक अधिवेशन था, है ना? बहुत ज्यादा। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। हाँ। और 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को रावी नदी के तट पर। हाँ, रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। और इसी अधिवेशन में तय हुआ कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। बिल्कुल, 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाने का फैसला हुआ। और इसी ऐतिहासिक दिन की याद को बनाए रखने के लिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। एकदम सही। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह की भयावहता को एक ब्रिटिश अधिकारी के शब्दों में बयां करता है। अच्छा। सवाल है, किसने 6 अगस्त 1857 को एक टेलीग्राम भेजा था जिसमें कहा गया था, हमारे लोग उनके सामने विरोध में खड़े लोगों की संख्या और अंतहीन लड़ाई से डरे हुए हैं।
हर गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार हमारे विरोध में उठ खड़े हुए हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली शब्द हैं और विकल्प हैं ए लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम लैम्पटन या डी रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही जवाब है ए लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर। ये टेलीग्राम उन्होंने किसको भेजा था? ये टेलीग्राम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ को भेजा गया था और ये इस बात का सबूत है कि 1857 का विद्रोह सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था। मतलब ये अंग्रेजों के अपने ही रिकॉर्ड में दर्ज है। जी, टाइटलर के शब्द ये स्वीकार करते हैं कि विद्रोह को आम ग्रामीणों और जमींदारों का भी कितना व्यापक समर्थन मिला था, खासकर अवध और उत्तर भारत में। इस एक वाक्य से ही उस समय के हालात का अंदाजा लग जाता है। बिल्कुल। अब एक ऐसे शासक की बात जिसने युद्ध छोड़कर शांति का मार्ग अपनाया। सम्राट अशोक। जी, सवाल है किस मौर्य शासक ने विदेशों में बौद्ध मिशनरी भेजे थे? विकल्प ए संप्रति, बी अशोक, सी बिंदुसार या डी चंद्रगुप्त द्वितीय। सही उत्तर है बी अशोक। कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। हाँ, 261 ईसा पूर्व में हुए उस भीषण रक्तपात के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और उसके बाद उन्होंने धम्म के प्रचार प्रसार को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। और उन्होंने अपने बच्चों को भी इस काम में लगाया। जी, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ विशेष अधिकारियों की भी नियुक्ति की थी। हाँ, धम्म महामात्र नाम के अधिकारी जिनका काम ही धर्म का प्रसार करना था। और उनके शिलालेखों से पता चलता है कि उन्होंने सीरिया, मिस्र और मैसेडोनिया जैसे यूनानी राज्यों में भी अपने दूत भेजे थे। हमारा आखिरी सवाल ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के आर्थिक प्रभाव से जुड़ा है, यानी कृषि के व्यावसायिकीकरण से। सही। सवाल है औपनिवेशिक शासन के दौरान खाद्य फसलों की तुलना में व्यावसायिक फसलों को प्राथमिकता दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजों द्वारा प्रोत्साहित व्यावसायिक फसल का एक उदाहरण है? विकल्प ए बाजरा, बी चावल, सी गेहूं या डी नील। इसका सही जवाब है डी नील, यानी इंडिगो। अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया? मतलब खाद्य फसलों की जगह इन फसलों को क्यों बढ़ावा दिया? देखिए, इसका सीधा संबंध उनके अपने आर्थिक फायदे से था। उन्होंने नील, कपास, जूट, अफीम और चाय जैसी नगदी फसलों को बढ़ावा दिया ताकि उन्हें अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल मिल सके और वो ज्यादा राजस्व भी कमा सकें। बिल्कुल। इसका किसानों पर बहुत बहुत बुरा असर पड़ा और इसी के खिलाफ फिर आंदोलन भी हुए। चंपारण सत्याग्रह इसी से जुड़ा था। जी, 1859-60 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ और फिर 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ सत्याग्रह किया, जिसमें किसानों को अपनी जमीन पर जबरन नील उगाना पड़ता था। तो आज हमने 10 दौर से जब भारत में आधुनिक राजनीति की नींव रखी जा रही थी, हमारा पहला सवाल या कहिए पहला सुराग जुड़ा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी से। W.C. बैनर्जी। हाँ, W.C. बनर्जी। हम सब उन्हें 1885 में कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता के लिए जानते हैं, पर उनकी कहानी वो यहीं खत्म नहीं होती। वो बाद में बंगाल विधान परिषद के सदस्य भी बने। जी। सवाल ये है कि उन्होंने किस दौरान, मतलब 1894-95 के दौरान बंगाल विधान परिषद में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है क्योंकि ये हमें कांग्रेस के शुरुआती चरित्र को समझने में मदद करता है। अच्छा। W.C. बैनर्जी, जैसा आपने कहा, 1894 से 1895 के दौरान बंगाल विधान परिषद में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि थे। ये घटना उनके कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लगभग 1 दशक बाद की है। और ये पूरी तरह से कांग्रेस के नरमपंथी या मॉडरेट दौर का प्रतीक है। मॉडरेट फेज, हाँ। उस समय के नेताओं का ये दृढ़ विश्वास था कि भारत के लिए सुधार ब्रिटिश कानूनी और प्रशासनिक ढांचे के, मतलब ढांचे के भीतर रहकर ही काम करना है। बिल्कुल, ढांचे के भीतर काम करके ही हासिल किए जा सकते हैं। यानी व्यवस्था को तोड़ने की नहीं, बल्कि उसके अंदर रहकर उसे भारतीयों के हक में मोड़ने की कोशिश। और ये भी दिलचस्प है कि उन्हें विश्वविद्यालय की सेनेट ने चुना था। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ये उस दौर में भारतीय बुद्धिजीवियों की राजनीतिक प्रक्रिया में बढ़ती भागीदारी को दिखाता है। अच्छा। ये सिर्फ एक पद नहीं था, ये इस बात का प्रतीक था कि शिक्षित भारतीय अब विधायी मामलों में अपनी आवाज उठा रहे थे। सही बात है।
वो सड़कों पर क्रांति नहीं कर रहे थे, बल्कि काउंसिल हॉल में बहस और तर्क के जरिए बदलाव लाना चाहते थे। तो ये जो व्यवस्था के भीतर काम करने का नजरिया था, हाँ। हमारा अगला सवाल 17वां सवाल सीधे से जुड़ता है। हाँ। कि शुरुआती वर्षों में सीमित स्वशासन पाने के लिए कांग्रेस नेताओं का दृष्टिकोण आखिर था क्या? और इसका जवाब है शांतिपूर्ण याचिकाएं। शांतिपूर्ण याचिका। हाँ, ये हमें सीधे नरमपंथी चरण की कार्यप्रणाली के दिल में ले जाता है। दादा भाई नरोजी, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी जैसे नेताओं की अगुवाई में कांग्रेस ने 3P की रणनीति अपनाई। 3 Ps। पेटिशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट, यानी याचिका, प्रार्थना और विरोध। अच्छा। उनका मानना था कि अंग्रेज मूल रूप से न्यायप्रिय लोग हैं और अगर उन्हें भारतीय समस्याओं और मांगों के बारे में तर्कों के साथ ठीक से बताया जाए तो वो जरूर सुधार करेंगे। तो मतलब वो तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मांग रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो संवैधानिक सुधार चाहते थे, प्रशासन में भारतीयों की ज्यादा भागीदारी चाहते थे। लेकिन क्या ये 3P की रणनीति उस समय हर किसी को पसंद थी? मतलब कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो इसे बहुत नरम मानता हो? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसी नरम दृष्टिकोण की वजह से कांग्रेस के भीतर ही एक गरमपंथी या एक्सट्रीमिस्ट गुट उभरने लगा था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक? हाँ, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। उनका मानना था कि सिर्फ याचिकाओं से आजादी नहीं मिलेगी। हाँ, इसके लिए ज्यादा मुखर और सक्रिय जन आंदोलन की जरूरत है। तो नरमपंथियों का यही तरीका जो है बाद में कांग्रेस के भीतर के वैचारिक मतभेदों का एक बड़ा कारण बना। बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक रणनीति ही अपने अंतर्विरोधों को जन्म देती है। हाँ। अच्छा, व्यवस्था के भीतर काम करने का ये तरीका सिर्फ राजनीति तक तो सीमित नहीं था, है ना? नहीं। 19वीं सदी के सामाजिक सुधारों में भी हमें यही पैटर्न दिखता है। जैसे हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 14, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। हाँ, ये एक और बेहतरीन उदाहरण है। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये 19वीं सदी के भारत में एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। आधिकारिक तौर पर इसे 1856 का अधिनियम XV कहा जाता है। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत भारत के सभी न्यायालयों में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध कर दिया। तो ये कानून का मसौदा लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया और लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया। जी, लेकिन इसके पीछे की असली ताकत वो कोई और ही था। बिल्कुल। इस कानून के पीछे की असली ताकत, इसकी आत्मा एक भारतीय समाज सुधारक थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सही। और उनकी प्रतिभा इस बात में थी कि उन्होंने सुधार के लिए किसी पश्चिमी तर्क का सहारा नहीं लिया। उन्होंने प्राचीन हिंदू शास्त्रों, स्मृतियों और पराशर संहिता का गहरा अध्ययन किया। अच्छा। और उन्हीं के आधार पर यह साबित किया कि धर्म विधवा पुनर्विवाह को नहीं रोकता, बल्कि कुछ स्थितियों में इसकी अनुमति देता है। ये भारतीय सुधारकों द्वारा अपने समाज को भीतर से बदलने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो हमने राजनीति और समाज सुधार देख लिए। अब थोड़ा आधुनिक भारत की एक और शुरुआत देखते हैं। कहानी है कलकत्ता में बिजली आने की। हाँ, ये एक शानदार कहानी है जो 2 सवालों में फैली हुई है, 12 और 19। हाँ, तो पहला सवाल नंबर 12 ये है कि CESC यानी कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन का पहला थर्मल पावर प्लांट कब चालू हुआ? जवाब है 1899। 1899, हाँ। लेकिन इससे भी 4 साल पहले एक और बहुत जरूरी घटना हुई थी जो हमारे अगले सवाल 19 में है कि कलकत्ता इलेक्ट्रिक लाइटिंग एक्ट कब पारित हुआ? जी, और उसका जवाब है 1895। तो कानून पहले आया और तकनीक 4 साल बाद। ये क्रम तो बहुत महत्वपूर्ण लगता है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये आधुनिक शहरी विकास की पूरी प्रक्रिया को दिखाता है। कोई भी बड़ी तकनीक लागू करने से पहले उसके लिए कानूनी ढांचा बनाना पड़ता है। सही बात है। 1895 के इस एक्ट ने बंगाल सरकार को शहर में बिजली की सप्लाई के लिए निजी कंपनियों को लाइसेंस देने का अधिकार दिया और फिर 1899 में प्रिंसेप घाट के पास भारत का पहला थर्मल पावर प्लांट चालू हो गया। और इसी एक घटना ने कलकत्ता को भारत का पहला विद्युतीकरण शहर बना दिया। हाँ, भारत का पहला। राजधानी दिल्ली से भी बहुत पहले। दिल्ली से भी पहले, है ना? जी, बहुत पहले। चलिए अब थोड़ा प्राचीन ज्ञान की ओर चलते हैं। एक सवाल है नंबर 13 कि किस जैन ग्रंथ को पश्चिम में विशेष मान्यता मिली? वो ग्रंथ है आचारांग सूत्र। प्राकृत में इसे आयारंग सुत्त कहते हैं। ये श्वेतांबर जैन धर्म के 12 अंग ग्रंथों में से पहला और सबसे जरूरी माना जाता है। आचारांग सूत्र। हाँ, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आचार यानी आचरण। तो ये मुख्य रूप से जैन साधु और साध्वियों के व्यवहार,
नियमों और आत्म अनुशासन पर केंद्रित है। लेकिन इसे पश्चिम में इतनी प्रसिद्धि क्यों मिली? मतलब हजारों भारतीय ग्रंथों में से यही क्यों इतना खास बन गया? इसकी वजह है 19वीं सदी के एक जर्मन विद्वान हर्मन जैकोबी। जी, वो संस्कृत और प्राकृत के एक महान ज्ञाता थे। उन्होंने इस ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इससे भी बड़ी बात ये हुई कि उनके अनुवाद को मैक्स मूलर की विश्व प्रसिद्ध श्रृंखला सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट में शामिल किया गया। अच्छा। इस श्रृंखला ने पश्चिमी दुनिया को पहली बार भारतीय दर्शन और धर्म से व्यवस्थित रूप से परिचित कराया और आचारांग सूत्र में अहिंसा की जो गहरी चर्चा है उसने पश्चिमी विचारों को बहुत आकर्षित किया। और जैन ग्रंथों की बात चली रही है तो एक और सवाल है, नंबर 18, कि श्वेतांबर सिद्धांत में कुल कितने आगम ग्रंथ शामिल हैं? सही संख्या है 45। 45? जी, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार महावीर की मूल शिक्षाएं इन 45 आगम ग्रंथों में संरक्षित हैं। इसमें 11 अंग हैं, 12 उपांग हैं और भी कई ग्रंथ शामिल हैं। लेकिन यहीं पर हमें एक ही धर्म के भीतर विचारों की विविधता दिखती है। जो दिगंबर संप्रदाय है, वो इन 45 ग्रंथों को प्रामाणिक नहीं मानता। उनका मानना है कि महावीर की मूल शिक्षाएं बहुत पहले ही मौर्य काल में एक बड़े अकाल के दौरान लुप्त हो गई थी। अच्छा, तो वो इन्हें नहीं मानते? नहीं, वो बाद के आचार्यों द्वारा लिखे गए ग्रंथों को अपना आधार मानते हैं। तो ये दिखाता है कि धर्म कोई एक रूप चीज नहीं है, उसके भीतर भी अलग अलग व्याख्याएं होती हैं। ये विविधता ही भारतीय दर्शन को इतना समृद्ध बनाती है। चलिए अब जैन धर्म से बौद्ध धर्म की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एक शासक का नाम धर्म के साथ ऐसा जुड़ा है जैसा शायद ही किसी और का जुड़ा हो। सम्राट अशोक। बिल्कुल। सवाल नंबर 15 यही है, किस शासक ने सबसे ज्यादा बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया? जवाब है सम्राट अशोक। हाँ, अशोक का नाम स्तूप निर्माण के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात सिर्फ नाम नहीं बल्कि संख्या है। बौद्ध परंपरा, खासकर अशोकावदान जैसे ग्रंथों में ये कहा गया है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। 84,000? ये संख्या तो अविश्वसनीय लगती है। क्या इतिहासकार इसे सच मानते हैं? ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि 84,000 की संख्या शाब्दिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक है। अच्छा। प्राचीन भारत में इस संख्या का उपयोग अक्सर एक बहुत बड़ी अनगिनत संख्या को दर्शाने के लिए किया जाता था। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य इस बात की पूरी तरह से पुष्टि करते हैं कि अशोक स्तूपों के सबसे बड़े निर्माता थे। जैसे सांची और सारनाथ के स्तूप। बिल्कुल। आज हम जो प्रसिद्ध सांची स्तूप देखते हैं उसका मूल ढांचा अशोक ने ही बनवाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप भी उन्हीं के समय का है। और इसी सवाल का एक विकल्प पुष्यमित्र शुंग, उस पर तो अक्सर स्तूपों को नष्ट करने का आरोप लगाया जाता है। हाँ, ये एक ऐतिहासिक बहस का विषय है। कई बौद्ध ग्रंथों में उन पर स्तूपों और विहारों को नष्ट करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इन कहानियों में अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन ये विरोधाभास दिखाता है कि इतिहास कभी सीधा सपाट नहीं होता। सही बात है, एक बनाता है तो दूसरा उसे बदल सकता है या नष्ट कर सकता है। अब मुगल काल के एक ऐसे तथ्य पर आते हैं जो उस समय की आर्थिक व्यवस्था की पूरी तस्वीर बदल देता है। सवाल नंबर 16 है कि शाहजहां के समय कुल 8,000 मनसबदारों में से कितने ऐसे उच्च पदस्थ मनसबदार थे जो साम्राज्य के कुल राजस्व का 61.5% हिस्सा लेते थे? और इसका जवाब है सिर्फ 445। सिर्फ 445? जी, ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है और मुगल साम्राज्य की संरचना को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये जानकारी हमें शाहजहांनामा जैसे मुगल प्रशासनिक रिकॉर्ड से मिलती है। सोचकर देखिए, कुल 8,000 अधिकारी थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 445 यानी लगभग 5.6% लोग साम्राज्य की कुल आय का 60% से ज्यादा हिस्सा नियंत्रित करते थे। तो इसका मतलब क्या है एक साम्राज्य के लिए? ये सिर्फ आर्थिक असमानता का आंकड़ा है या इससे कुछ और गहरा पता चलता है? ये अत्यधिक आर्थिक असमानता से कहीं ज्यादा है। ये उस व्यवस्था के आंतरिक संकट की ओर इशारा करता है। प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब अक्सर इस डेटा का हवाला जागीरदारी संकट को समझाने के लिए देते हैं। जागीरदारी संकट? हाँ, इसका मतलब है वो स्थिति जब साम्राज्य के पास अपने अधिकारियों को वेतन के बदले देने के लिए उपजाऊ जमीन यानी जागीर
कम पड़ने लगी थी। अच्छा। जब मुट्ठी भर लोग इतनी ज्यादा दौलत और जमीन नियंत्रित कर रहे थे तो निचले स्तर के अधिकारियों के लिए अच्छी जागीरें बची ही नहीं। इससे व्यवस्था में असंतोष और भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, जो बाद में मुगल साम्राज्य के पतन का एक बड़ा कारण बना। वाह, एक संख्या के पीछे इतनी बड़ी कहानी। बिल्कुल, एक आंकड़ा हमें एक विशाल साम्राज्य के पतन की कहानी की शुरुआत दिखाता है। तो अब तक हमने आजादी से पहले के कानून, राजनीति और समाज की बात की। हमारी सूची का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 20, आजाद भारत के एक महत्वपूर्ण कानून से जुड़ा है। जी। खान अधिनियम यानी माइंस एक्ट कब लागू किया गया? सही जवाब है 1952। जी, खान अधिनियम 1952 में लागू किया गया था, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात सिर्फ 1952 का साल नहीं बल्कि इस कानून का विकास है। विकास कैसे? ये दिखाता है कि कानून कोई स्थिर चीज नहीं होते, वे समय और समाज की जरूरतों के साथ विकसित होते हैं। भारत में पहला खान अधिनियम ब्रिटिश काल में 1901 में आया था। अच्छा, 1901 में? हाँ। हाँ। फिर औद्योगिक विकास को देखते हुए 1923 में इसे बदला गया। हाँ। और अंत में आजादी के बाद भारत की अपनी सरकार ने श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को केंद्र में रखते हुए 1952 का ये व्यापक अधिनियम बनाया, जो आज भी लागू है। हाँ, जो आज भी भारत की कोयला, धातु और तेल की खानों में काम करने वाले लाखों श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो एक ही कानून की यात्रा में हमें 1901, 1923 और 1952 मतलब पूरे देश के बदलने की कहानी दिखती है। बिल्कुल। तो महज 10 सवाल करते हैं मुगल वास्तुकला से। सवाल नंबर 21, औरंगजेब ने इनमें से कौन सी इमारत बनवाई थी? विकल्प हैं ए बीबी का मकबरा, बी हुमायूं का मकबरा, सी ताजमहल या डी कुतुब मीनार। और सही जवाब है ए बीबी का मकबरा। हाँ, बीबी का मकबरा ये बहुत दिलचस्प इमारत है क्योंकि ये अपने आप में मतलब मुगल साम्राज्य के बदलते दौर की पूरी कहानी कहती है। अच्छा, कैसे? देखिए, औरंगजेब ने इसे 1660 में अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में औरंगाबाद में बनवाया था। इसे दक्कन का ताज भी कहते हैं क्योंकि पहली नजर में ये ताजमहल की नकल लगता है। लेकिन मैंने सुना है कि ये ताजमहल जितनी भव्य नहीं है, क्या ये सच है? यही तो इसकी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। जहां ताजमहल शाहजहां की बेपनाह दौलत, शान और शौकत और कला के प्रति दीवानगी का प्रतीक है, वहीं बीबी का मकबरा उस चमक की एक फीकी परछाई जैसा लगता है। इसके बनने तक मुगल खजाना उतना भरा हुआ नहीं था। अच्छा। और शायद औरंगजेब की प्राथमिकताएं भी अपने पिता शाहजहां से बहुत अलग थीं। वो वास्तुकला पर उतना खर्च करने में यकीन नहीं रखता था। तो मतलब एक ही परिवार की 2 पीढ़ियों की सोच और सल्तनत की आर्थिक हालत का फर्क इन 2 मकबरों में साफ नजर आता है। बिल्कुल, एक इमारत सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने दौर का एक आर्थिक और राजनीतिक बयान भी होती है। कमाल है। वैसे बाकी विकल्पों को भी संक्षेप में बताएंगे? जरूर। हुमायूं का मकबरा तो असल में ताजमहल का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। इसे दिल्ली में उनकी बेगम हाजी बेगम ने बनवाया था। और ताजमहल? ताजमहल के बारे में तो हम सब जानते हैं। आगरा में शाहजहां ने मुमताज महल के लिए बनवाया। और कुतुब मीनार तो मुगलों से भी बहुत पहले की है। दिल्ली सल्तनत के दौर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की और इल्तुतमिश ने पूरी करवाई। तो एक साम्राज्य के बदलते दौर से अब उस दौर की तरफ चलते हैं जब भारत में एक नई ताकत अपनी जड़ें जमा रही थी, अंग्रेज। सवाल नंबर 22 है, किस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात घटाकर यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी? विकल्प है ए 1857, बी 1806, सी 1874 या डी 1841। और इसका जवाब है ए 1857। हाँ, 1857। 1857 के गदर ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला कर रख दी थी। उन्हें यह एहसास हो गया था कि जिस भारतीय सेना के दम पर वो पूरे भारत पर राज कर रहे हैं, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। मतलब डर बैठ गया था। बहुत गहरा डर। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को इतना डरा दिया कि उन्होंने तुरंत एक कमेटी बनाई जिसे पील कमीशन कहा गया। पील कमीशन, इसका मतलब इसका एक ही काम था, पता लगाना कि सेना को दोबारा विद्रोह प्रूफ कैसे बनाया जाए। बिल्कुल सही। और इसी कमीशन की सिफारिशों ने भारतीय सेना का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। क्या थे सबसे बड़े बदलाव? सबसे बड़ा बदलाव था सैनिकों के अनुपात में। पहले भारतीय सैनिक बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन अब बंगाल में हर 2 भारतीय सैनिक पर 1 यूरोपियन और मद्रास और बॉम्बे में हर 3 पर 1 यूरोपियन सैनिक रखने का फैसला हुआ। और हथियारों का क्या? वही तो सबसे अहम और रणनीतिक बदलाव था। तोपखाना यानी आर्टिलरी
जो किसी भी जंग का रुख पलट सकती है, उसे पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में ले लिया गया। ताकि भविष्य में अगर कोई बगावत हो भी तो भारतीय सैनिकों के पास निर्णायक हथियार ही ना हो। एकदम, ये पक्का किया गया। साथ ही सेना में फूट डालो और राज करो की नीति भी लागू की गई। रेजिमेंट को जाति, धर्म और इलाके के आधार पर बनाया गया ताकि उनमें कभी अखिल भारतीय एकता न पनप सके। तो अंग्रेजों ने नियंत्रण बनाए रखने के लिए सेना को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन चलिए अब हजारों साल पीछे चलते हैं, एक ऐसी सभ्यता की ओर जिसका अपनी बसाहट और कला पर नियंत्रण आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर देता है। सिंधु घाटी सभ्यता। सवाल नंबर 23। सिंधु घाटी सभ्यता की मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस चीज से बनी थी? लोहा, चांदी, कांसा या तांबा? इसका सही जवाब है सी, कांसा यानी ब्रॉन्ज। कांस्य युगीन सभ्यता। जी, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। वो लोग तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाने की कला में माहिर थे। मोहनजोदड़ो से मिली ये छोटी सी मूर्ति, जो मुश्किल से 4 इंच की होगी, उस दौर की धातु कला का शायद सबसे बेहतरीन नमूना है। मैंने इसकी बनाने की तकनीक के बारे में भी सुना है, जो अपने आप में कमाल की है। लॉस्ट वैक्स तकनीक, ये क्या होती है? सोचिए, उस जमाने के कारीगर कितने कमाल के थे। वो पहले मोम से हूबहू वैसी ही मूर्ति बनाते थे, फिर उस पर गीली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाकर उसे सुखा लेते थे। अच्छा। अब असली जादू होता था। जब इस सांचे को गर्म किया जाता तो सारा मोम पिघलकर एक छोटे से छेद से बाहर आ जाता और अंदर रह जाता मिट्टी का एक खोखला खोल। और फिर? बस उसी खोखले सांचे में पिघला हुआ कांसा भर दिया जाता। ठंडा होने पर मिट्टी को तोड़कर मूर्ति निकाल ली जाती। अविश्वसनीय। मतलब हर मूर्ति के लिए एक नया सांचा बनाना पड़ता था। और ये तकनीक आज भी दुनिया भर में इस्तेमाल होती है। बिल्कुल। वैसे इस विकल्प में लोहा क्यों नहीं हो सकता? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सिंधु घाटी के लोगों को लोहे का ज्ञान ही नहीं था। भारत में लोहे का इस्तेमाल बहुत बाद में, करीब 1000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। तो ये मूर्ति कांस्य युग की पहचान है। तो ऐसा लगता है कि उनका नियंत्रण सिर्फ कला पर ही नहीं, बल्कि पूरे शहर बसाने की योजना पर भी था। अगला सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल नंबर 24। हड़प्पा की नगर योजना की सबसे अनोखी बात क्या थी? भूमिगत मंदिर, गोलाकार किले, बेतरतीब घर या ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें? इसका जवाब एकदम साफ है, डी, ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें। ग्रिड पैटर्न। हाँ, ये हड़प्पा सभ्यता की वो खासियत है जो उन्हें अपने समय से सदियों आगे ले जाती है। उनके शहर, चाहे वो हड़प्पा हो या मोहनजोदड़ो, पूरी तरह से एक प्लान के तहत बसाए गए थे। मतलब सड़कें सीधी होती थी? एकदम सीधी, और एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर यानी समकोण पर काटती थीं। इससे पूरे शहर में एक जाल या ग्रिड जैसा पैटर्न बन जाता था। यानी आज के चंडीगढ़ या जयपुर जैसे आधुनिक परिकल्पित शहरों की तरह? ये सोचना भी मुश्किल है कि आज से लगभग 5000 साल पहले भारत में ऐसा हो रहा था। वाकई? और मंदिरों के बारे में क्या वहां मंदिर थे? दिलचस्प बात यही है कि इतनी बड़ी और व्यवस्थित सभ्यता होने के बावजूद खुदाई में किसी भव्य मंदिर या पूजा स्थल का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। अच्छा। हाँ, मेसोपोटामिया जैसी दूसरी सभ्यताओं में बड़े बड़े मंदिर मिले हैं, पर यहाँ नहीं। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि शायद उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग थीं, वो प्रकृति की या मातृ देवी की पूजा करते थे, लेकिन विशाल मंदिर बनाने की परंपरा नहीं थी। तो अगर भव्य मंदिर नहीं थे तो क्या कोई और बड़ी सार्वजनिक इमारतें थीं? ये हमें अगले सवाल पे लाता है। सवाल नंबर 25। विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? धोलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो? और इसका जवाब है डी, मोहनजोदाड़ो। जी, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे प्रभावशाली संरचनाओं में से एक है। ये पक्की ईंटों से बना एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसमें उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां हैं। और पानी रिसने से रोकने के लिए उसकी दीवारों पर बिटुमिन मतलब तारकोल का लेप है। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक अनुष्ठान या सामूहिक स्नान के लिए होता था। तो धौलावीरा और राखीगढ़ी जैसे दूसरे बड़े शहर किस लिए जाने जाते हैं? हर शहर की अपनी एक खासियत थी। गुजरात में धोलावीरा अपनी अनोखी और बहुत ही उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए मशहूर है। जल प्रबंधन? हाँ, वहाँ बारिश के पानी को जमा करने के लिए बड़े बड़े जलाशय और नहरें मिली हैं। हरियाणा में राखीगढ़ी अब सिंधु घाटी का सबसे बड़ा खोजा गया स्थल माना जाता है। और हड़प्पा में हमें बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं, जहाँ शायद पूरे शहर के लिए अनाज जमा किया जाता था। मतलब हर शहर में एक अद्भुत नागरिक योजना दिखती है। सही कहा।
सदियों बाद भारत में शहरों को बनाने से ज्यादा जोर समाज को बदलने पर दिया जाने लगा। चलिए अब 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलनों की बात करते हैं। जरूर। सवाल नंबर 26 है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? विकल्प है गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पांडुरंग, नारायण महादेव परमानंद या विष्णु शास्त्री पंडित। और सही जवाब है बी, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जी, 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। हाँ। हालांकि इसकी प्रेरणा उन्हें बंगाल के ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन से मिली थी। हाँ। बाद में जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे जैसे बड़े विचारक इससे जुड़े, जिन्होंने इसे महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय बनाया। तो क्या इसका मकसद सिर्फ धार्मिक सुधार था या सामाजिक बदलाव भी, जैसे महिलाओं की शिक्षा या जाति प्रथा? इसका फोकस दोनों पर था। ये एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर में विश्वास को बढ़ावा देता था और मूर्ति पूजा जैसी प्रथाओं का विरोध करता था। लेकिन इसका सामाजिक एजेंडा ज्यादा मजबूत था। मतलब प्रार्थना समाज ने जाति प्रथा को तोड़ने, बाल विवाह को खत्म करने, विधवा विवाह को बढ़ावा देने और स्त्री शिक्षा के लिए जबरदस्त काम किया। ये उस दौर के महाराष्ट्र की बौद्धिक चेतना का एक बड़ा केंद्र बन गया था। और सुधार की ये लहर सिर्फ एक समुदाय तक ही सीमित नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, इसी से जुड़ा है। सिंह सभा आंदोलन का संबंध किस समुदाय से है? हिंदू, सिख, पारसी या मुस्लिम? इसका सही जवाब है बी, सिख। सिंह सभा आंदोलन। हाँ, इसकी शुरुआत 1873 में अमृतसर में हुई। ये उस दौर की प्रतिक्रिया थी जब सिख समुदाय को लग रहा था कि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर दूसरे धर्मों और पश्चिमी असर का खतरा बढ़ रहा है। तो इसका मुख्य मकसद क्या था? इसका मुख्य मकसद था सिखों को उनके धर्म के शुद्ध रूप और गुरुओं की शिक्षाओं की ओर वापस ले जाना। तो प्रार्थना समाज की तरह ही इसका भी लक्ष्य अपने धर्म की जड़ों को मजबूत करते हुए आधुनिकता को अपनाना था। पंजाबी भाषा के साथ बढ़ावा देना। इसी सोच का नतीजा था अमृतसर का मशहूर खालसा कॉलेज, जो आज भी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है। तो एक तरफ धर्म की रक्षा और दूसरी तरफ आधुनिक शिक्षा का प्रसार, यही इस आंदोलन की नींव थी। अब एक ऐसा सवाल जो हमारी समय की समझ को परखता है, सवाल नंबर 28। इनमें से कौन सा विचारक या सुधारक ब्रिटिश भारत के दौर का नहीं है? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, आर्यभट्ट या राजा राम मोहन राय? ये तो जवाब काफी साफ है, सी, आर्यभट्ट। हाँ। ये सवाल इतिहास के अलग अलग कालखंडों के बीच के विशाल अंतर को दिखाता है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के स्वर्ण युग यानी गुप्त काल के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हम 5वीं सदी की बात कर रहे हैं। 5वीं सदी, और उन्होंने दुनिया को शून्य का सिद्धांत दिया। जी, और ये भी बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। और बाकी तीनों तो आधुनिक भारत के निर्माता माने जाते हैं। सही कहा, राजाराम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक। ये सभी 19वीं और 20वीं सदी के वो प्रकाश स्तंभ थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान भारत में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक चेतना जगाई। आर्यभट्ट और इनके बीच लगभग 1400-1500 साल का फासला है। जी, ये सवाल हमें भारतीय इतिहास की गहराई और विस्तार की याद दिलाता है। इतिहास की गहराई की बात चली है तो चलिए चट्टानों में खुदी कला की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 29। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? ए 30, बी 32, सी 29 या डी 31? इसका सही जवाब है ए 30। 30। जी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब ASI के अनुसार अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। इसमें 1 से 29 तक मुख्य गुफाएं और एक अतिरिक्त अधूरी गुफा 15A भी गिनी जाती है। और ये कहाँ स्थित है? ये सभी गुफाएं वाघोरा नदी के किनारे घोड़े के नाल के आकार की एक विशाल चट्टान को काट कर बनाई गई हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं में एक बहुत बड़ा फर्क है ना? ये एक बहुत जरूरी बात है। अजंता की सभी 30 गुफाएं पूरी तरह से बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। इनके अंदर आपको बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं से जुड़े अद्भुत चित्र और मूर्तियां मिलेंगे। और एलोरा? वहीं दूसरी ओर पास में ही स्थित एलोरा की गुफाओं में हमें हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का संगम देखने को मिलता है। वो धार्मिक सहिष्णुता का एक बेजोड़ उदाहरण है। हमने साम्राज्यों, समाज सुधार और कला की बात की, लेकिन इतिहास अक्सर गुमनाम नायकों के साहस से भी बनता है। हमारा आखिरी सवाल, सवाल नंबर 30, ऐसे ही एक योद्धा के बारे में है। पझासी राजा आधुनिक भारत के किस राज्य के एक स्वतंत्रता सेनानी थे? केरल, गुजरात, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? इसका जवाब है ए केरल।
पझासी राजा। केरल वर्मा पझासी राजा, जिन्हें केरल सिंघम यानी केरल का शेर भी कहा जाता है, उत्तरी केरल के मालाबार इलाके के एक राजा थे। जब टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों ने मालाबार पर कब्जा किया और किसानों पर भारी टैक्स लगा दिए, तो पझासी राजा ने उनके खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। और उनकी लड़ाई का तरीका बहुत खास माना जाता है। जी, वे गेरिला युद्ध यानी छापामार लड़ाई के विशेषज्ञ थे। उन्होंने 1793 से 1805 तक लगभग 12 साल वायनाड के घने जंगलों को अपना किला बनाकर अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। तो वो दक्षिण भारत में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले शुरुआती शासकों में से थे। बिल्कुल, शुरुआती और सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक। आज भी केरल के लोक गीतों और कहानियों में उनकी वीरता जिंदा है। तो मुगलों के आखिरी दौर से लेकर सिंधु घाटी की प्लानिंग और ब्रिटिश राज के खिलाफ पहले विद्रोह तक हमने एक लंबा सफर तय किया। इन सवालों ने ये साफ कर दिया कि इतिहास सिर्फ तारीखों और राजाओं के नामों का लेखा जोखा नहीं, बल्कि तकनीक, समाज, कला और विचारों के विकास की एक जीती जागती कहानी है। बिल्कुल सही कहा। चाहे वो 5000 साल पहले की ग्रिड प्लानिंग हो, 1857 के बाद सेना का पुनर्गठन हो, या पझासी राजा का छापामार युद्ध, हर घटना अपने समय की चुनौतियों और उन पर इंसान की प्रतिक्रिया को दिखाती है। इतिहास हमें यही सिखाता है कि चीजें हमेशा से ऐसी नहीं थी और भविष्य में भी बदलेंगी। सही। आज की इस पूरी चर्चा पर गौर करें तो एक सवाल मन में आता है। क्या? हमने समाज को बदलने के लिए प्रार्थना समाज और सिंह सभा जैसे संगठित बौद्धिक आंदोलनों को देखा, और दूसरी तरफ सत्ता को चुनौती देने के लिए पझासी राजा जैसे एक व्यक्ति के अदम्य साहस और सशस्त्र विद्रोह को भी देखा। हाँ, दो बिल्कुल अलग तरीके। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास के लंबे दौर में ज्यादा स्थायी बदलाव किससे आता है, व्यवस्थित योजनाओं और संगठित प्रयासों से, या फिर एक साहसी व्यक्ति की विद्रोही चिंगारी से? इस पर विचार किया जा सकता है।